रसायन विज्ञान में पहला अध्याय ठोस अवस्था है। यहाँ पे हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपने पिछली कक्षाओं में ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर इस अध्याय का जो नाम है वो है ठोस अवस्था। यहाँ पे जो बातें की जाएंगी वह ठोस के इर्द गिर्द बातें की जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ ठोस के बारे में जो उसके अभिलक्षण हैं, जो उसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बिंदुवार ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम उस ठोस के वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठोस के बारे में देखें तो ठोस का निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित होता है, उनके बीच अंतराण्विक दूरी कम होती है और उनके बीच एक बल कार्य करता है कणों के बीच, जिसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ठोस का निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन एवं आकार निश्चित होता है। दूसरा बिंदु, अंतराण्विक दूरी कम होती है कणों के बीच में, अंतराण्विक बल कार्य करता है। अगर हम देखें तो ठोस असंपीडित होते हैं एवं कठोर होते हैं, और कण क्या होते हैं, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं। जो कण होते हैं, जो अवयवी कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वह आपके क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो ये जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हैं वह आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक बिंदु को हम आगे समझते भी चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो निश्चित इनका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आकार होता है, अंतराण्विक दूरी कम होती है। आप देखेंगे कोई दो कण है, इस तरह से ए है एक और एक बी है। अब ये कहा गया है कि जो कण होंगे वो परमाणु हों, अणु हों, आयन हों, यह हो सकते हैं। ए और बी हैं, यह दो कण हैं। अब देखेंगे इनके बीच कुछ दूरी है। यही कहा गया कि इनके बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम रहती है, अंतराण्विक जो दूरी रहती है वह कम होती है। इनके बीच जो एक कण को एक दूसरे के पास रखता है, वह जो बल इनके बीच कार्य करता है, तो ऐसे बलों को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। अब ये चौथी चीज देखा जाए, असंपीडित एवं कठोर होते हैं। चूंकि देखिए कण बहुत पास पास हैं, समीप हैं, तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। चूंकि इनके बीच दूरी एक से दूसरे, यहाँ पर हम इतनी दूर दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी दूर दूर होते नहीं हैं, बहुत करीब करीब होते हैं। समझने के लिए दूरी दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक पार्टिकल है, एक कण है, वह एक दूसरे के क्या हैं, बहुत समीप हैं। मतलब यूं कह लीजिए कि अगर ए पार्टिकल है, उसके ही ए बी पार्टिकल है, फिर इसी तरह से ए पार्टिकल है, फिर इसी तरह से बी पार्टिकल है, फिर ए पार्टिकल है, फिर ए बी पार्टिकल है। तो ये जो जगह है इनके बीच में वह बहुत कम जगह है। तो कहा जाए चूँकि ये घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके पास एक गुण आ जाता है, वो उस गुण के कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। असंपीडित कहने का मतलब है चूँकि जब ठोस जो कठोर होंगे, जब कठोर होंगे मतलब क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास कण हैं। तो आप चाहेंगे किसी ठोस को ले लीजिए, लकड़ी को ही ले लीजिए, डस्टर को ले लीजिए, उसको आप दबा कर सोचेंगे कि दबा दें और उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब कहेंगे कि उसकी अवस्था को आप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
अगर वह ठोस अवस्था में है तो आप परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो वह ठोस से द्रव नहीं होगा। द्रव को आप परिवर्तित कर सकते हैं, गैस को कर सकते हैं, लेकिन ठोस को नहीं कर सकते हैं। ठोस से आप द्रव नहीं कर सकते हैं और ठोस से आप गैस में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो यह टूट जाएंगे, आप चाहे जितना दबाव डालिए। तो यहाँ पे अगर आप दबाव प्रेशर लगाएंगे तो यह टूट जाएंगे। आप डस्टर को ले लीजिए तो उसको भी इसी तरह से आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और जहाँ तक द्रव में क्या होते हैं, जो कण रहते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं और जो गैस होते हैं उसमें कण और दूर दूर तक रहते हैं। तो आप यहाँ पे दबाव डालकर फिर उसके बाद जो है अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं हो सकता है। यह जो होते हैं क्या होते हैं, इसी कारण असंपीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे ठोस के कुछ अभिलक्षण थे, जो गुणधर्म थे, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखा जाएगा कि इनको हम कितने भागों में और किन आधारों पर विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, तो ठोसों का वर्गीकरण ये जो कण हैं उनकी जो व्यवस्था के जो क्रम है, उनकी जो प्रकृति के आधार पे है, इनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक क्रिस्टलीय ठोस हो जाते हैं, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो जो यही कण है, जो कण की जो सजावट है, कण की जो ठोस में सजावट है, तो उसका एक क्रम होगा। तो वो जो क्रम की जो प्रकृति है उसके आधार पर जो है ठोसों का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। एक को हम क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं, दूसरे को क्या कह देते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। तो अब आप कहेंगे वर्गीकरण जो किया गया है वो कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया है। तो आप इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था थोड़ा सा दूसरी होगी, अक्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था दूसरी होगी। उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या व्यवस्था होगी और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या व्यवस्था होगी। अगर देखें यहाँ पे तो जो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, एक तरफ लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ यहाँ पे लिख लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें जो कण रहते हैं सुव्यवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं। सुव्यवस्थित करने का मतलब कि इनका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी हो, मान लीजिए एक ही तरह के हैं तो ये इस तरह से, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, कण एक व्यवस्था में रहें। जैसे आप देखे होंगे एक दुकानदार जब मिठाई के डिब्बे में मिठाई रखता है तो एक सजावट करता है। उस सजावट में वो प्रयास करता है कि जो मिठाई ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनके बीच मिठाई के बीच दूरी कम रहे, कम जो जगह बचे वो कम बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई आ जाए। मतलब जो मिठाई रखी जाएगी वह इस तरह से रखी जाएगी कहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई क्या हो, डिब्बे में आ जाए। अब देखिए यहाँ जगह खाली है तो सोचेगा यहाँ पे रख दें, ऐसे सोचेगा कि इसको भरते चला जाए, फिर इस तरह से वो रखेगा, फिर इस तरह से रखेगा। मतलब वह ऐसा प्रयास करेगा कि कोई जगह खाली न रहे, डिब्बे में पूरी मिठाई अच्छे से भर जाए। तो यहाँ पे हम अभी देखें कि इसमें सुव्यवस्थित क्रम होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसी को कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और इसमें नॉन रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है कि अगर एक के बाद बी आ गया, हो सकता है फिर ए आए, फिर बी आए, तो इस तरह के एक अरेंजमेंट होते हैं। दूसरी चीज़ देखा जाए कि इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता। और ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। अब विषम दैशिकता कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे ए है, बी है, इस दिशा में एक अलग तरह के
प्रॉपर्टी शो करेगा, इस दिशा में अलग प्रकार का गुण शो करेगा। इसी को क्या कहते हैं, विषमदैशिकता कहेंगे। इसी विषमदैशिकता के कारण जो इसका अपवर्तनांक होता है क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है, अलग अलग होता है। हर दिशाओं में क्या क्या होता है, अलग अलग। मतलब इस दिशा में अपवर्तनांक दूसरा होगा, इस दिशा में अपवर्तनांक दूसरा होगा। अब अपवर्तनांक के विषय में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी तल पे पड़ती है, तो आज जैसे मान लीजिए इस विरल माध्यम है और विरल से कहाँ जा रही है, सघन जा रही है, तो यह क्या होती है, अवलंब की तरह झुक जाती है। तो यहाँ पे आई हो गया आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण आ रहा हो गया। तो हम कहते हैं कि जो साइन का ज्या है बटे साइन की आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात क्या होते हैं, एक नियतांक होता है, और जो नियतांक होता है उसी को हम कह देते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक है तो देखिए एक है कि एयर से आ रहा है, मतलब विरल माध्यम हवा है ऊपर, और इसको म्यू कह देते हैं जी। तो मतलब क्या होता है कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा, यह हम निकाल सकते हैं। तो यह आपके भौतिक विज्ञान में प्रकाश वाले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा या तो पढ़ाया गया होगा। तो वही कहा गया कि जो अपवर्तनांक है यह अलग अलग दिशा में अलग अलग होंगे, जबकि यहाँ पे जो अपवर्तनांक होंगे वह मतलब कि एक समान होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पैटर्न पाए जाएंगे वह अधिक दूरी के पाए जाएंगे। मतलब इनका रिपीटिशन जो है पुनरावृत्त होगी, लेकिन इनमें जो पुनरावृत्त होगी वह लघु होगी। लघु कहने का मतलब अगर इसमें पैटर्न ए बी पाया गया, एक बार ए पाएगा फिर बी पाएगा, हो सकता है फिर ए बी पाई जाए, फिर आगे भी ए बी पाए जाए, आगे भी ए बी प्रकार के पाए जाएँ, हो सकता है इसमें ए बी एक बार पाया जाए, हो सकता है दूसरी बार ए बी पाया जाए, लेकिन हो सकता है तीसरी बार सी टाइप का आ जाए कोई बीच में, फिर हो सकता है कि यहाँ पे फिर ए बी पाया जाए, लेकिन हो सकता है फिर डी आ जाए। तो इसमें क्या हो गया, जो पैटर्न मिलेगा यह पैटर्न क्या होता है, वह क्या होता है जो पुनरावृत्त जो हो रही है वह लंबी दूरी तक जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, लंबी दूरी तक नहीं जा रहा है। आगे हम इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक बिंदु और देख लेते हैं। वह बिंदु क्या है कि इसका गलनांक के बारे में। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक एक निश्चित परास में होता है। गलनांक निश्चित कहने का क्या मतलब हुआ, अगर हम कहें गलनांक निश्चित होता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले गए। अब वह जो आप ठोस लिए हैं वह 152 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो वह पिघल जाएगी, तो वह पूरी तरह से पिघल जाएगी जो ठोस होगा। इसमें क्या करते हैं, ये परास में होते हैं, इनके गलनांक जो होते हैं वो परास में होते हैं, रेंज में होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले गए, अब वह क्या करेगा 151 तक 170 तक जाते जाते 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरी तरह से क्या करेगा, वह पिघलेगा। 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाकर पूरी तरह से पिघलेगा। तो हम चाहेंगे तो उस पदार्थ को जो धीरे धीरे पिघल रहा है उसको सांचों में डालकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ ठोस भी उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपवर्तनांक क्या होगा कि निश्चित होगा, मतलब कि तीक्ष्ण अपवर्तनांक होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसमें क्या होते हैं, एक रेंज में पाए जाते हैं, एक परास में पाए जाते हैं। और इसमें देखें विषमदैशिकता गुण होता है, इसमें समदैशिक होता है, इसमें अपवर्तनांक एक समान होता है, इसमें अपवर्तनांक एक समान नहीं होता। तो अभी तक हम जो देखे हैं उसको हम एक बार फिर पुनः देख लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो हम देखें तो यहाँ पे हम ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का जो नाम है वह है ठोस अवस्था। अब यहाँ से आपको मुख्य रूप से जो पढ़ना है ठोस के बारे में पढ़ना है। आप पिछली कक्षाओं में ठोस के बारे में पढ़े होंगे, द्रव के बारे में पढ़े होंगे, गैस के बारे में पढ़े होंगे, तीनों के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो अध्ययन करना है वह ठोस के बारे में अध्ययन करना है। तो उसके कुछ गुण हैं,
कुछ गुणधर्म हैं, कह लीजिए अभिलक्षण है, प्रॉपर्टीज कुछ हैं ठोस के बारे में जो आप जानते ही हैं पहले से। पहला देखें तो उसमें है कि उसका निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और आकार होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आप इसका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो उसमें जो कण होते हैं वह घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो जो कण होते हैं अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर केवल चारों ओर दोलन कर सकते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि उनके बीच जो अंतराणविक दूरी है वह बहुत कम रहती है। उनके बीच अंतराणविक जो बल कार्य करता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं आप, इसके कुछ गुण अगर पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वह असंपीड़ित होते हैं, कठोर होते हैं। तो इन बिंदुओं को आप उत्तर देते समय कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे हम देखें कि ठोसों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया। तो जो ठोसों का वर्गीकरण किया गया आगे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में, उनका आधार भी यहीं पे कण ही है। मतलब जो ये कण हैं, जो कण हैं वही इनके वर्गीकरण का आधार है। क्योंकि उनकी कुछ व्यवस्था, जैसे आप मिठाई के डिब्बे में देखते होंगे या आप देखते होंगे किसी को सजावट करते जैसे करते हैं, तो किसी का सजावट तरीका दूसरा है और किसी का सजावट का तरीका दूसरा है। तो आप कहिए कि जो सजावट का जो व्यवस्था है वो दोनों में अलग अलग तरह की है। तो जो अलग अलग तरह की व्यवस्था है उसके आधार पे इसको हम कह देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे को कह देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब इसमें जो व्यवस्था है वह अलग है, इसमें जो व्यवस्था है वह अलग है। इन्हीं आधारों को आधार मानकर हम कह दिए कि ये इनको क्रिस्टलीय ठोस और इनको अक्रिस्टलीय ठोस। तो सजावट के उदाहरण को याद रखेंगे तो आप क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में जो मुख्य सूक्ष्म अंतर है उसको आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो अरेंजमेंट है वह क्रिस्टलीय ठोसों में वह सुव्यवस्थित है और इसमें सुव्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे समदैशिक है, यहाँ पे देखेंगे विषमदैशिकता का गुण रखते हैं।